Okay, so hello everyone. Okay, so hello everyone. A very good morning to all of you guys. I hope everyone is doing good. Please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. And ग्रुप पे भी एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए प्लीज. ऑल क्लियर, ऑल गुड. ठीक है. ग्रुप पे एक बार मैसेज भी जरा ड्रॉप कर दीजिएगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताओ. अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं समझ में आ रही है हिस्ट्री और याद भी हो रही है क्या? थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर रहे हो हिस्ट्री को लेकर के? कुछ सेल्फ स्टडी चल रहा है? हाँ जी. हिस्ट्री में कुछ सेल्फ स्टडी चल रही है कि नहीं चल रही है अभी? सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो? कहां से? एनसीईआरटी या कोई और बुक रेफर कर रहे हो? एनसीईआरटी से कर रहे हो? हाँ, तमिलनाडु वाले इज ऑल्सो गुड. सर, अनेबल टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन लाइक बीसी एंड सी. इसमें क्या इशू है नैन्सी जी? टाइमलाइन इज सिंपल ना. अभी तक तो हम खैर एडी में आए ही नहीं है, अभी तो हम बीसी में चल रहे हैं. जो यार ये अपना जो क्रिश्चियन जो कैलेंडर्स हैं इनके हिसाब से वी हैव द बीसी एंड एडी ना. जो जीसस क्राइस्ट के ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है. तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले वी हैव ऑल द बीसी. ठीक है. तो आप बीसी में क्या क्या पढ़ोगे मैं आपको बता देता हूं. जितना भी आप पूरा हड़प्पन वगैरह पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये वो, दिस इज ऑल बीसी. ठीक है ना. ये सब हड़प्पन एज जो आप पढ़ते हो 2500, 1900, 1400, दिस इज ऑल बीसी. कैलकोलिथिक सब बीसी में आता है. जो आप महाजनपद पढ़ोगे सारे महाजनपद का जो टाइम है वो सब बीसी का टाइम है. इवन मौर्यन एम्पायर आपका बीसी में आता है. अलेक्जेंडर ने भारत में अटैक करा, वो भी बीसी है. बुद्धिज्म जैनिज्म भारत में बने, इट इज ऑल बीसी. उसके बाद फिर आपकी जो हिस्ट्री चेंज होगी. ठीक है. तो बीसी जो है ना, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट. उसके बाद जब हम एडी में आएंगे, आफ्टर डिमाइस, मतलब जीसस क्राइस्ट की मौत के बाद का टाइम इज आफ्टर डिमाइस. तो एडी का जो टाइम होता है, एडी को ही सी बोल देते हैं, इसको क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं. सी इज क्रिश्चियन एरा. सीई इज सेम एज एडी, कोई डिफरेंस नहीं है. एडी लिखो या सी लिखो, एक ही बात है. ठीक है. तो जीसस क्राइस्ट के बाद अभी अभी जिस हम पीरियड में रह रहे हैं, दिस इज ऑल एडी. आप ये भी लिख सकते हो कि अभी अभी हम 2024 एडी पे जी रहे हैं, तो कोई गलत नहीं होगा. या 2024 सीई में जी रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा. ठीक है ना. चलिए, ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड. तो कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिकअप किया था. सो कल हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इफ यू रिमेंबर. तो ये बात हम क्योंकि ऑलरेडी कल आपको मैंने करवाया है एनसीईआरटी से, इसलिए साथ साथ पिकअप करवा रहा हूं, कुछ कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो. तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कल हमने सीखा दोस्तों. वैसे तो हमारे पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि देखिए अगर आप नोटिस करेंगे, आपको मैंने कल बताया था कि इनके यहाँ पे लेकिन कुछ ना कुछ तो सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी. बट इतना जरूर मालूम है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, क्योंकि जिस तरह से एक यूनिफॉर्म, एक सिमिलर, एक होमोजीनियस कल्चर डेवलप हुआ है, तो कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी. अब वो कौन था? वो राजा थे, वो प्रिस्ट थे, या मर्चेंट्स थे? इसको लेकर के अभी भी बहस है. इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जहां पे आपको बड़े बड़े मंदिर वगैरह मिलते हैं,
हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई बड़े बड़े मंदिर वगैरह नहीं थे, दे हैव नॉट बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट। तो डेफिनेट, और इसके अलावा कोई और बड़े रिलीजियस स्ट्रक्चर भी नहीं थे। एक ग्रेट बात को आप रिलीजियस स्ट्रक्चर मान, और अभी भी उसके बारे में मालूम नहीं है, क्या पता ये लोग कोई रिलीजियस बात करते थे या किसी का प्राइवेट पूल था, ये भी तो हो सकता ना। कोई होगा शौकीन आदमी, किसी शौकीन आदमी ने अपने लिए प्राइवेट पूल बनवाया होगा, ये भी हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो नाउ देयरफॉर इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक कि प्रिस्ट रूल्ड द हड़प्पा। अगर इनके यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर होते, अगर अगर इनके यहाँ पे रिलीजन का बहुत डोमिनेंस होता ना, तो हम मान सकते थे कि शायद रिलीजन का इतना इंपॉर्टेंस था, तो शायद प्रिस्ट वगैरह होंगे, और प्रिस्ट वगैरह जो होंगे शायद उन्हीं उन्हीं की कमांड चलती होगी, वही रूल करते होंगे। क्योंकि हड़प्पा में बहुत ज्यादा रिलीजियस एविडेंसेस हमको नहीं मिलते। रिलीजियस का मतलब ये नहीं कि ये लोग वर्शिप नहीं कर रहे थे, देवर डूइंग वर्शिप, लेकिन ये लोग वो वाली वर्शिप नहीं करते थे कि टेम्पल, भगवान की पूजा करना, ऑफरिंग करना, बहुत सारे रिचुअल। इनकी सिंपल वर्शिप थी, दे यूज्ड टू वर्शिप द मदर गॉडेस। और मोस्टली ये लोग ना नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, उसके लिए यू डू नॉट नीड एनी प्रिस्ट इन बिटवीन। तो ये बात तो सही है कि भाई प्रिस्ट वगैरह यहाँ रूल नहीं करते होंगे, क्योंकि लोअर मेसोपोटामिया में ऐसा था। लोअर मेसोपोटामिया में जो वहां के पुजारी लोग थे वो बहुत पावरफुल थे, और वही जो है रूल करते थे, बिकॉज वहां पे आपको एविडेंसेस मिलते हैं। हालांकि ये लोग फायर कल्ट, इनकी आग की पूजा थी, हो सकता है फायर कल्ट में आग कुछ बलि वली भी देते हो, मे बी क्वाइट पॉसिबल। एक फायर कल्ट हमको मिलता है, और ये लोथल गुजरात में मिलता है। फायर कल्ट में आग की पूजा करना, है ना, इस टाइप की जो एविडेंसेस हमको मिलते हैं। लेकिन टेम्पल्स डेफिनेटली नहीं थे इस पर्पस के लिए भी। परहैप्स द हड़प्पन रूलर्स वर मोर कंसर्न विद द कॉमर्स देन द कॉन्क्वेस्ट। तो ऐसा हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हड़प्पन्स वाज पॉसिबली रूल्ड बाय द क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो मे बी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वहां पे रूल करते होंगे। आपको कल मैंने ये सारे पॉइंट बताए थे। बाकी जहां तक इनके रिलीजियस प्रैक्टिस की बात है, तो हड़प्पन्स के पास हमें बहुत सारे न्यूमरस टेराकोटा फिगर्स देखने को मिले। और टेराकोटा फिगर ये देखिए आपके, जैसे ये यहाँ पे दिखा रखे, इस तरह के ना बहुत सारे। टेराकोटा इज अ मटेरियल, ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल होता है जिससे ये सब ये बनाते हैं, खिलौने वगैरह बनाते हैं। काइंड ऑफ क्ले है, क्ले का थोड़ा उसका हार्ड रूप लगा लीजिए टेराकोटा। तो इसमें बहुत सारे ना महिलाओं के फिगर हमें देखने को मिले, बहुत सारी महिलाओं की छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिली है। और इनमें से एक मूर्ति ऐसी है जहां पे प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द वुमेन, महिला के गर्भ से एक पेड़ निकलता दिखा रखा है। तो ये समझ में आता है कि दैट, इनके हिसाब से इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी उसकी, दैट प्रॉब्ली द गॉडेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये पूरी धरती माँ है, और इस माँ के पेट से ये सब कुछ जन्मा है, तो प्रोबेबली कुछ ऐसा ये लोग सोचते होंगे। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो इमीडिएटली इसीलिए ये लोग जो है डेफिनेटली दे वर कनेक्टेड विद ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। हड़प्पन देयरफॉर लुक्ड अपॉन अर्थ एज द फर्टिलिटी गॉडेस। इसीलिए हड़प्पन जो है इन 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 स्ट्रक्चर्स को देख के समझ में आता है कि ये धरती को मां मानते थे, और इसीलिए धरती इनके लिए फर्टिलिटी गॉडेस थी, उसकी ये लोग पूजा करते थे, ठीक है ना। एंड वर्शिप हर इन द सेम मैनर, यही सेम प्रैक्टिस इजिप्शियंस में भी थी। इजिप्शियंस भी जो है अपनी नदी की पूजा करते थे, नाइल गॉडेस की पूजा करते थे। तो उनके यहाँ पे भी ये फेमिनिन कल्ट था, उनके यहाँ पे भी ये जो है देवियों का एक तरीका था उनको पूजा करने का। बट वी डू नॉट नो कि क्या हड़प्पन्स प्योर भी प्रॉपरली मेट्रियार्कल थे, क्योंकि इजिप्शियंस जो थे वो मेट्रियार्कल थे। मेट्रियार्कल लोगों में जो रूल करेंगी महिलाएं रूल करती थी, वहां पे राजा नहीं रानियां हुआ करती थी, और जो प्रॉपर्टी भी है वो महिलाओं से, माँ से बेटी को जाती थी। पर हमारे यहाँ पे मेट्रियार्कल था, इसके एविडेंसेस नहीं है। इजिप्ट के अंदर द डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन और द प्रॉपर्टी, माँ के बाद बेटी राज संभालेगी और प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। बट वी डू नॉट नो अबाउट द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इन हड़प्पन सोसाइटी। तो हम ये अभी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि इनकी सोसाइटी मेट्रियार्कल थी कि नहीं थी। कुछ ऐसे भी वैदिक टेक्स्ट हैं जिन्होंने दे शो रेवरेंस टू अर्थ गॉडेस, और इवन हमारे वैदिक टेक्स्ट में भी धरती को मां माना गया। तो ये बात तो समझ में आ रही कि ये जो हम आज भी तो बोलते हैं, क्या ये हमारा आज का कॉमन डायलॉग नहीं है कि यार ये धरती हमारी माँ है ना। वो बॉर्डर मूवी का सुनील शेट्टी भी यही बोल रहा था कि धरती मेरी माँ है, ठीक है ना। तो अभी तो हम तो एक्चुअली मानते ही हैं, उसी हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं धरती की सब एंड ऑल दैट।
although she is not given any prominence. It took a long time for the worship of supreme goddess to develop in Hinduism. भले ही देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, भले ही हमने अर्थ को तो गॉडेस माना, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वैदिक एज के बाद महिलाओं के सोशल स्टेटस में बहुत गिरावट आई। आप खाली किताबों में धरती को मां मानते रहे, लेकिन बहुत समय लग गया हिंदुइज्म के अंदर कोई बड़ी देवियों की पूजा करने में। ये तो 6th सेंचुरी एडी, सोचिए सर, ये हम हड़प्पा की कब की बात कर रहे हैं? हड़प्पन्स देवर 2500 से 1900-1400 के बीच की बात कर रहे हैं, इतने बीसी। लेकिन एक्चुअली में कोई हिंदू गॉडेस थी, जैसे कि आपकी मदर गॉडेस दुर्गा, अंबा, काली, चंदी, ये वाले जो गॉडेसेस हैं, ये तो 6th सेंचुरी एडी में जाके आए। तो इसमें और इसमें आपको कितना फर्क नजर आता है, सोचिए। पहले ये 2500 साल, उसमें और आप जोड़ दीजिएगा 600 साल, कम से कम 3000 साल के बाद, कम से कम 3000 साल के बाद हिंदुइज्म में प्रॉपर सुप्रीम गॉडेस निकल के आई। ठीक है ना? तो इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी विलेज केम टू हैव इट्स ओन सेपरेट गॉडेस, और ये आज भी होता है। आपने देखा होगा ना, हमारे आज भी हमारे देश में जो अलग अलग गांव में बोलते हैं ना, ये हमारी कुल देवी है, ये हमारी कुल देवी है, इसकी हम पूजा करते हैं। हर गांव, हर शहर की, हर गांव में ना अपने अपने सेपरेट गॉड्स होते हैं, लोकल गॉड्स जिनको कहते हैं, रीजनल गॉड्स। आपने देखा होगा जरूर, और बहुत ये मान्यता होती है गांव वगैरह में। किसी की भी शादी वगैरह होती है, कुछ भी कोई घर में ऐसा शुभ काम करना होता है, वो जाते हैं अपने लोकल गॉड गॉडेसेस को पूजा करने के। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आई थिंक दिस इज पैन इंडिया प्रैक्टिस, नॉर्थ साउथ हर जगह इस तरह की प्रैक्टिस आपको मिलती है। फिर हमने कल एक बात किया, जिक्र किया था मेल डेटी का इन इंडस वैली। तो ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ये लोग एक मेल डेटी की पूजा करते थे? तो इनके यहाँ पे भाई एक देव था जिसकी पूजा करते थे, और ये हमको मिलता है सील के थ्रू। हमें एक सील बरामद हुई, और ये सील के ऊपर जो मेल डेटी रिप्रेजेंटेड थे, इनको हमने नाम भी दिया था कल, आपको याद होगा, पशुपति महादेव। जिस तरह से इनका सारा डिस्क्रिप्शन है, एनिमल्स इनके आसपास है, और इसको ये एकदम योगी वाले पोस्चर में बैठे थे, और आसपास देवर ही वाज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ एनिमल्स। प्रोमिनेंट एनिमल्स वर द एलिफेंट, द टाइगर, राइनो एंड बफेलो, ये चार, और पैरों में 2 डियर इनके बैठे होते थे। और इसको हम कंपेयर करते हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं आज के प्रेजेंट डे शिवा, लॉर्ड शिवा के साथ में। साथ ही साथ में आप देखिएगा, यहाँ पे हड़प्पन्स के यहाँ पे फैलस वर्शिप भी थी, मैंने आपको कल भी बताया था। एंड इट बिकेम सो इंटीमेटली कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा इन द लेटर टाइम्स। तो आगे चल करके जो शिवलिंग की पूजा हुई, जो शिवलिंग का पूजा स्टार्ट हुआ, वो उसके जो ओरिजिन है, फैलस वर्शिप का जो ओरिजिन है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। बहुत सारे सिंबल्स हमको मिलते हैं, फैलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द स्टोन दैट हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा। तो ये लोग ना ये पूजा करते थे गॉड गॉडेसेस की प्राइवेट पार्ट्स की, एंड they were possibly meant for worship. Rigved speaks of the non-Aryan people who were phallus worshippers. Even ऋग्वेद में भी लिखा गया है कि जो नॉन आर्यंस थे, ये phallus worshippers रहे हैं। The phallus worship which started in days of Harappa to be recognized as a respectable form of worship in Hindu society even today. आज भी तो हम कर ही रहे हैं ना, आज भी शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग ही तो होता है वहां पे। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूटी में चली है, और तब से शुरू होकर के आज तक आपको देखने को मिलती है। कल हमने ट्री और एनिमल वर्शिप के बारे में बात किया। तो ये जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इन्होंने पेड़ों की बहुत पूजा की। जो पिक्चर है, गॉड रिप्रेजेंटेड ऑन द सील इन द माइंडसेट मिडस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ पीपल ट्री। और आपको याद, आपको ये बात आप सब जानते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, वो आज भी उसकी पूजा की जाती है। की जाती है कि नहीं की जाती? कितने लोग हम लोग जाते हैं पीपल के पेड़ की पूजा करने। तो पीपल के पेड़ की पूजा तब से हो रही है, हड़प्पन्स के टाइम से। तब से इसको माना गया है बहुत ज्यादा, जो है बहुत डिवाइन माना गया है पीपल के पेड़ को। तो पीपल के पेड़ पे भूत की बात भी सुनते थे ना बचपन में, कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत मिलता है। भाई साहब, बचपन में ऐसा खौफ हुआ करता था ना, कहीं भी पीपल का पेड़ दिखा उससे तो 10 कदम दूर। ठीक है? और बाद में ये भी तो होता ना, पीपल के पेड़ पीपल के पेड़ के चक्कर ये भी होता ना कि ये उल्टा रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, ये रिवर्स होता है। रात के टाइम पे पीपल का जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन लेता है, तो उल्टा। इसीलिए कोई लोग अगर इसके नीचे सो जाए तो वो बेहोश हो सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से।
और फिर बोलते थे कि पीपल के पेड़ पे तो भूत होते हैं, ऐसा वैसा, बहुत खतरनाक था। मतलब आप सोचिए बचपन में तो जब बहुत छोटे थे हम लोग, तो ये सब स्टोरी वगैरह जब सुनते थे, किसी किसी से दोस्तों से सुन लिए ये वो ऐसे वैसे, उसके बाद रात को अगर गलती से हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें कोई इंसान मिल गया, सबसे पहले नजर उसके पैरों पे कि पैर सीधे हैं कि उल्टे हैं। मुझे नहीं पता ये कहां से स्टोरीज बनी है, लेकिन आई थिंक ये यूनिवर्सल स्टोरीज है, हम सबने बचपन में सुनी होंगी कि कोई मिले ना उसके पैर चेक करना, पैर सीधे के उल्टे। घर में कोई किसी से बात करे, मेरी नजर उस आदमी के पैरों पे कि ये पैर घूम तो नहीं जाएंगे, ऐसे उल्टे तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ट्रीज की, पीपल की, इन सब की जो पूजा है, तो ये अपना होती थी उस जमाने में भी और आज भी होती है। एनिमल्स की वर्शिप हुई, हड़प्पन्स ने इनको पूजा, एनिमल्स को पूजा। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम्ड बुल। और इवन टुडे आज भी देखिए ना, जब भी आपने कभी भी देखा होगा, हम बोलते हैं ना कि नंदी की वो आ गई, अरे शिव जी की सवारी आ गई, तो बुल जो है उसको तो हम नंदी से कनेक्ट करते हैं ना, लॉर्ड शिवा नंदी। तो कभी भी आज भी हमारे यहाँ पे कोई अगर बैल जा रहा होता है, बुल जा रहा होता है, हम उसको रास्ता देते हैं, राइट। तो इसी तरह से आप देखिएगा। और इसके अलावा ये जो ट्री और एनिमल्स की वर्शिप है, ये आज भी बड़ी कॉमन सी है। बट द गॉड्स वर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल्स। लेकिन इन्होंने कभी भी भगवानों को मंदिरों में नहीं रखा, ठीक है। जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में प्रैक्टिस थी कि जो जिसकी भी पूजा करते थे उसके लिए ये लोग मंदिर बनाते थे, तो भारत में मंदिर बनाने का कल्चर नहीं था शुरू में। Nor can we say anything about the religious belief of हड़प्पन without being able to read their script। और एक चीज और भी है, हमें इनके बारे, इनके रिलीजन, इनके फेथ के बारे में, इनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में इसलिए भी ज्यादा नहीं पता क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा है अपने स्क्रिप्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट को अभी तक हम डिकोड तो नहीं कर पाए ना। इनकी जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है, बोस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट, वी आर नॉट एबल टू डिसिफर। वो पिक्चर्स में लिखी हुई है, पिक्टोरल स्क्रिप्ट है, उसको हम लोग कर नहीं पाए डिसिफर। तो जब तक उसको डिकोड नहीं करेंगे प्रोबेबली हमको इतना आइडिया नहीं होगा, हमको मालूम नहीं होगा कि इनका क्या सीन है, राइट। एम्यूलेट्स थे बिल्कुल, जो मैंने कल भी बताया था कि लोग बहुत ताबीज वगैरह का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ताबीज बहुत मिले लार्ज नंबर्स में, तो प्रोबेबली हड़प्पन बिलीव्ड, तो शायद ये लोग जो है विश्वास करते होंगे, ये लोग भी विश्वास करते होंगे घोस्ट में, इविल फोर्सेस में, तो भूत प्रेत आत्मा में। और इसीलिए उनसे अपने आप को बचाने की, जैसे आज भी तो यही करते हैं, वो बाबा लोग देते ना कि ताबीज पहन लेना बेटा, तुम्हारे पास कोई भूत नहीं आएगा, तुम्हारे पास कोई चुड़ैल नहीं आएगी। तो हो सकता है ऐसा कुछ करते होंगे ये लोग भी भाई। इवन अथर्ववेद के अंदर, विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉन आर्यन वर्क, हमारे 4 वेद हैं, सबसे आखिरी में लिखा गया है अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो 3 वेद हैं ये आर्यंस को बिलोंग करते हैं। ऐसा माना जाता है ये जो इनफैक्ट बहुत टाइम तक तो इसको चौथे वेद का दर्जा भी नहीं दिया गया था क्योंकि ये नॉन आर्यंस ने लिखा है, ठीक है। और इस अथर्ववेद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तंत्र मंत्र जादू विद्या, वो अथर्ववेद में है। तो बहुत सारे चार्म्स, स्पेल्स, है ना, इसमें भी बताया गया है। और इसमें इवन अथर्ववेद में लिखा गया है कि ताबीज के इस्तेमाल से आप बीमारी और बुरी ताकतों से बच सकते हैं। एक ताबीज यूपीएससी के लिए भी बनवा दो भाई हमारा, है ना बॉस। तो एक जो है हमारा बनवा दीजिए। ओके, रिवीजन हो गया, फन हो गया, आगे बताओ। एक ताबीज यूपीएससी के लिए बनवा लो। हम भी पहन लेंगे एक ताबीज को। ठीक है बॉस, यहां तक का बताओ, क्लियर हो गया, यहां तक का समझ में आ गया। यूपीएससी बाबा। सही है, सही है, सही है। ओके, सो यहां से क्लियर हो गया भाई आप लोग को, एवरीथिंग इज क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, चलिए। सो नाउ वी हैव टू मूव
ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जी, आइए जरा इसको समझा जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके ओके, हाँ चलिए भैया, सॉरी बीच में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई थी। सो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू फोकस, वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा एक फटाफट से नोट्स बनाइए, फिर हम लोग इसको यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे लिए है द हड़प्पन स्क्रिप्ट। डालिए जरा हेडिंग डालिए। हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो एक बात तो हमको पता है कि हड़प्पन्स जो थे, हड़प्पन्स, द पीपल ऑफ आईवीसी, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, they clearly invented the art of writing। इन्होंने आर्ट ऑफ राइटिंग शुरू की, बस वो हमारी बदकिस्मती है, बट नॉट येट डेसिफर्ड, बट नॉट येट डेसिफर्ड। हमने अभी तक उसको डिकोड प्रॉपरली नहीं किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनलाइक इजिप्शियंस एंड मेसोपोटामियंस, ये जो हड़प्पन्स थे, द हड़प्पन्स did not write लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस। ये लोग भाई साहब कोई बहुत बड़े बड़ी लंबी लंबी इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे। ये लोग स्मार्ट पीपल थे, ये लोग पिक्चर्स में अपनी बात कह दिया करते थे। तो हड़प्पन्स दे डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस, ये बिल्कुल भी लंबी लंबी इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे। और जो इनकी बात होती थी, जो उनको कहना होता था, अपनी बात शॉर्ट में कहा करते थे। इसीलिए इससे समझ में आता है हड़प्पन्स की जो ये तरीका है लिखने का, ये बहुत ही यूनिक था, बहुत ही स्पेशल तरीका था। तो ये लोग क्या करते थे हड़प्पन्स, देयर स्क्रिप्ट वाज actually not alphabetical, the script was not alphabetical but mainly pictographic। ठीक है,
बट मेनली पिक्टोग्राफिक, और इसीलिए इसको डिकोड करने में इतनी समस्या आ रही है। अगर अल्फाबेटिकल होती तो शायद कुछ ना कुछ करके डिकोड हो जाती, लेकिन पिक्टोग्राफिक्स को डिकोड करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और ये और भी ज्यादा यूनिक इसलिए है क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी और स्क्रिप्ट के साथ। हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑल्सो इट डज नॉट शो एनी कनेक्शन, does not show any connection with the scripts of West Asia। तो वेस्ट एशिया में किसी भी और स्क्रिप्ट के साथ कनेक्शन नहीं है, दस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेसिफर। इसीलिए इसको प्रॉपरली डेसिफर करने में हमको बहुत समस्या आ रही है। ठीक है, ये लिखिए जरा, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूं कि इनकी स्क्रिप्ट क्या थी। ठीक है, आइए जरा अब इसको देख लेते हैं जो हमने इसके लिए बनाया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स राइट अबाउट दैट। तो ये थी भाई साहब इनकी स्क्रिप्ट। अब आप देख लीजिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ जाए तो आप भी डिसिफर करके देखिएगा। ये स्क्रिप्ट है भाई साहब की, ये लुक एट द स्क्रिप्ट, करो डिकोड बैठ के। दिस इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, दे हैव नॉट रिटन लॉन्ग लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस ना। अभी इसको डिकोड, ये अपने को डिकोड नहीं हो पा रहा। ये जनाब क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है उसको कहते हैं बोस्ट्रोफिडन, नाम है बोस्ट्रोफिडन। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये इन्होंने बहुत मेहनत से एक स्क्रिप्ट, एक आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंट करी, लेकिन उसको डेसिफर हम लोग नहीं कर पाए। जो सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन मिलता है हड़प्पन स्क्रिप्ट का, जो सबसे पहला स्पेसिमेन हमको मिला, हमको 1853 में पहला हड़प्पन स्पेसिमेन मिला था हड़प्पन स्क्रिप्ट का, और बाद में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हमने डिस्कवर करी है 1923 में। जब 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद जब इसमें और स्टडी किया गया तो 1923 तक आते आते वी हैव गॉट दिस कंप्लीट स्क्रिप्ट, and it has not been deciphered so far. Some try to connect it with Dravidian script or maybe proto-Dravidian। हम लोग सोचते हैं शायद ये द्रविडियन के साथ कनेक्टेड है, या मे बी कोई संस्कृत की स्क्रिप्ट के साथ कनेक्टेड है। कुछ लोग इसको सुमेरियन लैंग्वेज के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस अभी मिला नहीं है, क्योंकि इसको अभी तक इनकी स्क्रिप्ट को हमने डेसिफर नहीं किया है। वी कैनॉट जज द हड़प्पन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, ना ही हमको इनके आइडियाज, इनके बिलीफ के बारे में पता चलेगा। तो जब इनकी ये स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाएगी तो हमें पता चलेगा ये लोग क्या सोचते थे, क्या लिखते थे, क्या इनके बिलीव्स थे तब। और ऊपर से लंबी लंबी इन्होंने, मैंने आपको लिखवाया, लंबी लंबी इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखते थे। जो भी इनकी इंस्क्रिप्शन है मोस्टली इन्होंने सील्स के ऊपर लिखी है, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स लिखी हैं, और उसके ऊपर मेनी हैव बीन यूज्ड बाय propertied people to mark identify their private property। although we have about कई अभी तक हमको कम से कम 250 से 400 ये पिक्टोग्राफ मिले, कम से कम 250-400 हमारे पास ऐसे पिक्टोग्राफ हैं जो किसी ना किसी तरह के पिक्चर है। हर लेटर की जगह एक पिक्चर का इन्होंने यूज किया है। हड़प्पन स्क्रिप्ट क्लियरली अल्फाबेटिकल नहीं है बट पिक्टोग्राफिक है। अटेम्प्ट्स किए गए पर इसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। इट इज इंडिजीनियस प्रोडक्ट,
ये भी आप यहां लिखिएगा। अब क्योंकि ये प्योरली इंडिजीनियस प्रोडक्ट है एंड इट हैज नो कनेक्शन विद एनी अदर स्क्रिप्ट, दैट्स वाई ये अपने आप में बहुत ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, मगर अनफॉर्चुनेटली इसको डिसिफर करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कुछ चीजें हमने यहाँ पे सॉर्टेड करने की कोशिश की है। अब ये कुछ सिंबल्स है जो अभी तक हमने डिकोड करे इनके स्क्रिप्ट के, ये सिंबल का क्या मतलब होगा, वो सिंबल का क्या मतलब होगा, ये लोग ये लिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, तो प्रोबेबली इस तरह से कुछ हमने डिकोड किया, पर ये स्क्रिप्ट अभी भी डिकोड हो नहीं रही है। ठीक है भैया, चलिए ये तो बात होगी हड़प्पन के स्क्रिप्ट की। व्हाट अबाउट देयर स्कल्पचर्स? सो प्लीज write down next thing we have to understand their scriptures. What about their scriptures? Images. जो सबसे फेमस स्क्रिप्चर हमको मिलता है हड़प्पन्स का, इट्स अ विमेन डांसर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। सो ब्रॉन्ज विमेन डांसर इनकी सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, सबसे फेमस भी वही है। ब्रॉन्ज गर्ल, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल के नाम से है इसका एक्चुअली नेम, उस स्क्रिप्चर का नेम है डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल। आपने शायद हिस्ट्री की किताबों में कभी ना कभी ये पिक्चर देखी होगी। कौन सी पिक्चर भाई साहब, कहां गया? ये देखिए, ये देख रहे हो सामने? और देखिए प्रॉपरली डांस का भी आप देखिए, एक चीज यहां नोटिस करने वाली बात है, इस पोज को त्रिभंग पोज कहा जाता है डांस में ना। दिस इज कॉल्ड त्रिभंग। बॉडी 3 जगह से बेंड है, एक नी से बेंड कर रखी है, एक वेस्ट लाइन से बेंड होती है, और एक गर्दन से बेंड होती है। डांस में जब आपको मैं डांस फॉर्म पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर में, त्रिभंग के नाम से ये पोज है। प्रॉपरली ये त्रिभंग पोज हड़प्पन लोगों ने मेंशन किया हुआ, कितनी गजब की बात है। इंडिया के जो कल्चरल डांस है हमारा, उसमें आज भी हम लोग ये यूज करते हैं। जो जो कथक हो गया, या आपका कथकली, और कुचिपुड़ी, और बहुत सारे जो डांस फॉर्म्स हमारे हैं, उसमें आज भी त्रिभंग यूज होता है। एक नी के पास से, वेस्ट लाइन और गर्दन के पास से। और यही स्क्रिप्चर हमें मिला है, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल का स्क्रिप्चर हमको मिलता है हड़प्पन के टाइम पे। तो सोचिए भाई साहब, ये लोग किस एडवांस लेवल पे काम कर रहे थे, किस एडवांस लेवल पे ये लोग जो है चल रहे थे। यू कैन वेरी वेल सी दैट। तो प्लीज लिखिएगा इसमें कि ब्रॉन्ज विमेन डांसर, इनका एक बहुत ही फेमस ये स्क्रिप्चर है, इसकी बात हम अभी कर रहे हैं। और क्या चीज लिखनी है सर इसमें? यहाँ पे बहुत सारे स्टेटाइट स्टैच्यूज मिले हैं। स्टेटाइट भी एक रॉ मटेरियल, जैसे टेराकोटा होता है ना, ऐसे स्टेटाइट भी एक रॉ मटेरियल होता है। तो स्टेटाइट से बने हुए बहुत सारे स्टैच्यूज हमको मिले हैं हड़प्पन के साइड से। बहुत सारे टेराकोटा के फिगर मिले हैं, बहुत सारे टेराकोटा के फिगर मिले हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो ये लोग किस किस चीज से, क्या क्या रॉ मटेरियल से ये लोग चीजें बनाते थे। ब्रॉन्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, स्टेटाइट का इस्तेमाल किया, टेराकोटा, ये सब दे आर ऑल रॉ मटेरियल्स जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया है। टेराकोटा को वन लाइन में डिफाइन करना हो, इट इज अ फायर बेक्ड अर्दन क्ले। इट्स अ फायर बेक्ड अर्दन क्ले। इट्स अ फायर बेक्ड अर्दन क्ले, उसको टेराकोटा बोलते हैं। इस टेराकोटा से ये लोग सब बनाते थे, ये लोग टॉयज बनाते थे, ये लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप बनाते थे सब। तो अब बहुत सारे टॉयज इन्होंने बनाए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, आपने देखा ना कितने सारी गॉड, वो फीमेल गॉडेस बना रखी थी ये लोग ने। तो ये सब फिगर्स बनाते थे टेराकोटा के ये लोग। लेकिन इसमें एक और चीज है जो आपको देखनी होगी, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है
कि टेराकोटा का बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज हुआ है, ठीक है। टेराकोटा का बहुत लार्ज स्केल पे यूज क्या शो करता है? अगर इनके यहाँ पे टेराकोटा का बहुत लार्ज स्केल यूज था, क्योंकि टेराकोटा की जो आर्ट फॉर्म है ना, टेराकोटा की आर्ट फॉर्म इज नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड. टेराकोटा आर्ट फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क. अनसोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्क का मतलब कोई बहुत ज्यादा फाइन आर्टिस्टिक वर्क नहीं है. मतलब ठीक है, आर्ट फॉर्म है, पर अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब है कोई बहुत रिफाइंड फॉर्म नहीं है, अभी भी क्रूड फॉर्म है आर्ट की. तो अनसोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म का मतलब बड़ी क्रूड टाइप की फॉर्म है. क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करेंगे, जितने भी इनके टेराकोटा के फिगर्स भी आपने अगर नोटिस किए, आप ये नहीं कह सकते कि वाह सर क्या इन्होंने गजब का चीज बनाया. ठीक है, इट्स नॉट दैट फाइन, है ना, बहुत रिफाइंड स्ट्रक्चर्स तो नहीं है. और मोस्टली ये भी समझ में आता है कि टेराकोटा का जो ज्यादा यूज जो था, जो मैक्सिमम यूज कौन करते थे, तो टेराकोटा का यूज मैक्सिमम किया जाता था बाय द कॉमन पीपल. तो जो आम, क्योंकि ये सस्ता था, टेराकोटा वाज वेरी इजीली चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल, तो दैट्स व्हाई कॉमन पीपल यूज्ड टू वर्क विद टेराकोटा मोर. तो इसका मतलब ये हुआ जो हमें टेराकोटा फिगर मिले हैं, वो जो टॉयज हमें मिले हैं, शायद वो ऐसे नॉर्मल बच्चों के लिए बनाए गए थे, वो आम आदमियों के, वो रॉयल फैमिलीज को बिलोंग नहीं करते थे. तो सर रॉयल फैमिलीज को कौन, अपर क्लास पीपल वहां पे क्या कर रहे थे? दे यूज्ड टू हैव सील्स. जो सील्स होती हैं, सील्स आर, क्योंकि ये बनती थी किसी प्रॉपर मेटल वगैरह पे ना, तो सील्स यूज्ड टू बिलोंग टू अपर क्लास पीपल. ठीक है ना, तो अपर क्लास पीपल दे यूज्ड टू यूज द सील्स, जबकि कॉमन पीपल वर मोर इनटू द टेराकोटा फिगर्स एंड ऑल दैट. तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. अच्छा, एक चीज और है, इनके स्क्रिप्चर्स में आपको नोट करना है, देयर इज नो मैसिव वर्क ऑफ आर्ट इन स्टोन. ये लोग बहुत ज्यादा एपिग्राफी इन्होंने नहीं किया है. हड़प्पन के स्क्रिप्चर्स में देयर इज नो मैसिव वर्क, नो मैसिव वर्क ऑफ आर्ट इन स्टोन. ठीक है ना, तो स्टोन वर्क ज्यादा नहीं है. तो वो जो हम बात करते हैं ना इंस्क्रिप्शंस की, तो इनके यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस नहीं है. तो दे हैव नॉट चैंपियन द इंस्क्रिप्शन, नॉट मेनी इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शंस में ये लोग ज्यादा नहीं थे. जबकि अगर आप देखिएगा, इजिप्ट और मेसोपोटामिया में इंस्क्रिप्शंस वर वेरी कॉमन. तो उस मामले में अगर देखा जाए तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पन से एडवांस थे, है ना. और वैसे भी हमने पढ़ा था ना ये वाला, अगर आपको याद होगा, आपको मैंने इंस्क्रिप्शंस के बारे में जब बताया था, उसमें मैंने लिखवाया भी था कि ये आर्ट फॉर्म पर्शियन आर्ट फॉर्म इंडिया में बाद में आई है. ये पर्सिया से आई है, पर्सिया मेसोपोटामिया के लोग, वो सारा जो एरिया है, तो वहां से निकल के आई है. तो इंस्क्रिप्शंस वाज वेरी कॉमन इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, बट हड़प्पन वर नॉट मच. अच्छा, अब ऐसे में क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर इसी में एमसीक्यू आ जाए कि ऐसे ही आएगा, यूपीएससी ऐसे पूछेगा कि हड़प्पन्स दे वर चैंपियंस ऑफ आर्ट इन स्टोन, और they were champions in bronze sculptures, they were champions of stone sculptures also. आप बोलोगे नहीं, आर्ट इन स्टोन के चैंपियन ये लोग नहीं थे. ये बात ठीक है, ब्रॉन्ज, स्टेटाइट, टेराकोटा इन्होंने यूज किया, और उसमें क्या क्या बनाया वो भी आपको मोस्टली मैंने बता दिया. तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, और जितना क्लैरिटी के साथ आप इन चीजों को माइंड में लेके चलोगे ना बॉस, उतनी क्लैरिटी के साथ आपको, क्योंकि रटने वाला क्या क्या रटोगे, रटने का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना यूपीएससी में. लेकिन अगर आपने अपने अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करनी है, देखो जब मैं हड़प्पन के बारे में बात कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना, एक्चुअली मेरे दिमाग में वो पिक्चर चल रही है. जब मैं बोलता हूं कि इन्होंने टेराकोटा का फिगर बनाया, तो मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो हड़प्पा का है, और वो टेराकोटा का फिगर बना रहे हैं. समझ रहे हो? जब मैं बोलता हूँ यार हंटर गैदरर है, तो मेरे को वो इमेजिन कर लेता हूं कि एक आदमी है, एक औरत है जो हंटिंग गैदरिंग कर रही है. तो जितनी इसको तुम पिक्चर की तरह, जितना विजुअलाइज करोगे ना हिस्ट्री को, उतना ज्यादा आपको स्टोरी की तरह याद रहेगा. और स्टोरी ही याद रहती है, बुक्स कभी याद नहीं रहती, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आपको याद रहेगा.
आपको अल्टीमेटली ये पिक्चर्स याद आएंगी कि हाँ ऐसा टेराकोटा का फिगर था ऐसा। तभी मैंने पिक्चर्स बहुत यूज करी है इस पूरे सिलेबस के अंदर, इस पूरे कोर्स में, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। द बेटर यू पिक्चराइज, द बेटर यू विजुअलाइज, द बेटर यू आर इन एबल टू रिकॉल दैट, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को रिकॉल करना है, एग्जाम में लिखना है बॉस अपने को, है ना। क्लियर हो गया एक बार यहां तक का? थम्स अप दो फटाफट से, फटाफट से थम्स अप दीजिए। क्लियर? क्लियर, चलिए। नाउ मूविंग ऑन। अब इसमें एक दो चीजें मैं स्लाइड से भी कवर कर देता हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट के बाद ना यू शुड आल्सो बी लिटिल अवेयर। चलो पहले तो उसको बता देता हूँ एक बार मैं। इमेजेस बता दूं आपको ना, इमेजेस है टेराकोटा फिगर्स। अच्छा ठीक है, एक मिनट और रुको जरा, है ना, एक मिनट रुको। यहां से शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेट एंड मेजर्स ऑल्सो। आप हैरान हो जाएंगे, ये भाई साहब हड़प्पा के लोग इतने एडवांस थे, इनके पास प्रॉपर मेजरमेंट का सिस्टम था। प्रॉपर मेजरमेंट, जो आज हम वेट एंड मेजर यूज करते हैं, कितने किलो कितने लीटर, इनके पास वो टेक्निक भी थी। Knowledge of the script must have helped these people to record the private property and keeping the accounts, क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा बना ली, इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बना ली। तो स्क्रिप्ट का फायदा क्या हुआ इन लोगों को? ये अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, किसके नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी, उसके रिकॉर्ड थे, क्योंकि इनके पास भाषा थी, इनके पास स्क्रिप्ट थी लिखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था इन लोगों को। हमें समझ में नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, बट इनके पास स्क्रिप्ट थी, इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स अपने लिए रखे और अपने लिए अकाउंट्स मेंटेन करे, सब इनका बिजनेस सब रिकॉर्ड करते थे। जो अर्बन लोग थे इंडस के, दे ऑल्सो नीडेड एंड यूज्ड द वेट्स एंड मेजर्स बिकॉज दे वर ट्रेडर्स। कौन थे हड़प्पन? हड़प्पन तो व्यापारी लोग थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे। इनको तो बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी थी। तो इन्होंने ना बहुत बड़ी मात्रा में अपने लिए वेट एंड मेजर्स का एक सिस्टम बना रखा था, ट्रेड के पर्पस के लिए भी और ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए भी। बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने यूज किए होंगे एज वेट्स। आज भी आप देखते हो ना, आज तो लोहे के वो आते हैं, लोहे के बट्टे बोलते हैं ना, लोहे के बट्टे आते हैं वो रखने वाले। तो ये लोग कई टाइप की यूज करते हैं, कुछ लोग लकड़ी का करते होंगे, पत्थर का यूज करते होंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं आपको, इनके जो वेट थे ना, देवर इन मल्टीपल्स ऑफ 60। इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया था कि 16 के मल्टीपल में, 16 के मल्टीपल्स में इनके वेट हुआ करते थे। 16 ग्राम, 64 ग्राम, 160, इस टाइप से, लाइक इस टाइप के। और इंटरेस्टिंगली ये जो 16 का आपने सुना होगा ना, 16 आने, 32 आने, भारत में इवन बहुत टाइम तक, इंडिया में मॉडर्न टाइम्स तक भी आपने सुना होगा, लोग जो जो करेंसी हमारी आती थी वो भी 16 के मल्टीपल्स में आती थी। ये 16 आने, क्योंकि 16 आने 1 रुपया बनाते थे, 16 आने इक्वल टू 1 रुपी। तो ये 16 का कल्चर हम हड़प्पन से कैरी करते आए। इनके भी वेट एंड मेजर 16 के मल्टीपल्स में थे, और हमारे यहाँ पे भी 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपी, और ये मॉडर्न टाइम तक भी चलता है। सो क्लियरली हड़प्पन्स दे न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट। वी हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ स्टिक्स ऑल्सो, जैसे आज हमारे रूलर्स होते हैं ना, वो होते हैं फुट्टे, रूलर्स हम करते हैं।
तो इनके पास हमें बहुत सारी स्टिक्स मिली हैं, उनके ऊपर मेजर्ड मार्क्स थे, तो प्रोबेबली ये मेजरमेंट्स भी प्रॉपर करते थे। और हो सकता है, और इनमें से कुछ तो ब्रॉन्ज की बनी हुई स्टिक्स थी, और ये लाजमी है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे थे ना, दे वर वेरी गुड आर्टिस्ट। तो मेजरमेंट का यूज करते होंगे, शायद हाउस हाउस बिल्डिंग में भी करते होंगे, कोई और स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रॉपर मेजरमेंट्स का यूज करते थे। तो दे वर वेरी वेल इक्विप्ड विद वेट्स एंड मेजर्स। अगर यूपीएससी में पूछ ले तो बेधड़क होकर के लिखना कि हाँ, हम जानते हैं, दे वर वेरी वेल इक्विप्ड विद द वेट्स एंड मेजर्स। क्लियर बॉस? एकदम बढ़िया से समझ लीजिए इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके अलावा पोट्री की जहां तक बात करें, हड़प्पन पोट्री की, तो आपने पहले भी पढ़ा है, हड़प्पन्स वर ग्रेट एक्सपर्ट्स इन द यूज ऑफ द पॉटर्स व्हील। तो पॉटर व्हील का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। एंड वी हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पॉट्स पेंटेड इन वेरियस कलर्स। बहुत सारे पॉट्स हमको मिले हैं, अलग अलग कलर्स के अंदर ये पॉट्स हमको मिले हैं। हड़प्पन पॉट्स वर जनरली डेकोरेटेड विद डिजाइन ऑफ द ट्रीज एंड द सर्कल। जो सबसे कॉमन डिजाइन था इनके, यहाँ पे पेंट करते थे अपने यूटेंसिल्स को, और जो सबसे ज्यादा कॉमन इनके अंदर था, इट वॉज द ट्रीज एंड द सर्कल्स। इमेजेस ऑफ मेन ऑल्सो फाउंड एट सम ऑफ द पोट्री फ्रेगमेंट्स। तो कई कई जगह पे तो आदमियों के, और वो ऐसे वाले फिगर आपने देखे होंगे, आज भी हमारे आर्ट फॉर्म नहीं है जो हम देखो हम ऐसे वाले बनाते हैं, ऐसे वाले कि ये एक आदमी बना दिया, ये दूसरा आदमी बना दिया, तो इस टाइप के फिगर भी, इमेजेस ऑफ मेन ऑल्सो फाउंड एट सम ऑफ द पोट्री। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी जो पोट्री थी वो पेंटेड पोट्री थी, और उसमें क्या क्या चीज ये लोग यूज करते थे वो चीजें। जहां तक बात सील्स की है, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन, बिल्कुल इसको सबसे ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन माना गया है हड़प्पन्स का, वो थी सील्स। करीब करीब 2000 सील हमको बरामद हुई हैं, एंड दीज आर ऑफ ग्रेट मेजॉरिटी कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस विद पिक्चर्स ऑफ, और इन सील्स के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर मिली है हमें। वन हॉर्न बुल की फोटो मिली है, वन हॉर्न बुल, बफेलो, टाइगर, राइनो, गोट, एलिफेंट। तो हमें दो चीजें समझ में आती कि प्रोबेबली ये जो इनके एनिमल्स थे, इनके बहुत ही ये रिस्पेक्टेड एनिमल्स रहे होंगे, इनकी खूब पूजा ये लोग करते होंगे, बहुत इनका रेलेवेंस था इन जानवरों का। आप आज भी देखिए, आज भी हम यहाँ पे अपने यहाँ पे जानवरों की पूजा करते हैं ना, और दो तो इन्होंने ये सारे एनिमल्स की फोटो अपने पिक्चर्स पे। इंटरेस्टिंग क्या है, इन्होंने, इनके यहाँ पे राजा वाजा नहीं थे ना, तो जैसे बाद में आप लोग पढ़ते हो कि बाद में आगे चल करके सिक्कों के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर राजा ने अपनी फोटो लगाई, ये लोग के कहीं पे भी राजाओं की फोटो नहीं थी, ठीक है, कहीं भी राजाओं की फोटो नहीं थी इनके पास। तो क्या था इनके यहाँ पे, दे वर यूजिंग द पिक्चर्स ऑफ दिस एनिमल्स। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। आगे पढ़ाने से पहले 5-7 मिनट का ब्रेक दे दो, एक छोटा सा ब्रेक चाहिए मेरे को, तो एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक दे दीजिए, ठीक है? 5 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके चलिए तो आगे बढ़े। तो इमेजेस में भी हमने देख लिया ऑलरेडी। सो ये जो हमने स्क्रिप्चर्स की बात की थी, इमेजेस की बात की थी, देयर वी हैव सीन दिस वंडरफुल इमेज which was made by Hadappans. Beautiful images they were made and especially they were champions of metals. Metals के तो ये लोग चैंपियन हो ही गए थे, ब्रॉन्ज के हो गए थे। तो women dancer made up of bronze is probably their best specimen except for a necklace. She is totally naked. We get a few pieces of Harappan stone sculptures also. One statite statue wears an ornamented robe with the left shoulder and under the right arm. And ये चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ब्लैक ऑफ द हेड, ये भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये एक स्टेटाइट स्टैचू है, ये भी आपको देखना, शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। स्टोन स्कल्पचर्स के नाम से आप सर्च करोगे, यू विल गेट दैट। वेट, ये वाला, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द, इसके कई नाम है। इसको प्रिस्ट भी कहा गया, इसको बियर्ड मैन भी कहा गया। तो देखो इसकी बियर्ड भी है, ठीक है, इसने एक प्रॉपर रॉब ले रखा है, ठीक है। तो इसके जो है लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट आर्म के नीचे से प्रोबेबली, तो शायद ये कोई पुजारी टाइप लग रहा है, कोई राजा टाइप लग रहा है। तो ये स्कल्पचर, ये जो स्कल्पचर है हमें, ये भी हड़प्पन से मिला है। तो दैट ऑल्सो टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देयर आर्ट फॉर्म, राइट। तो ये भी हड़प्पन को बिलोंग करता है। तो दो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, एक ये स्टोन स्कल्पचर और दूसरा जो अभी आपने देखा था द डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल। ये दो शानदार एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं हड़प्पन के लिए, हड़प्पन के जो है इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। ठीक है भैया, चलो। नाउ कम्स द टेराकोटा फिगर्स। आपने ऑलरेडी देखा है टेराकोटा के बारे में, हमने भी आपको जिक्र कर दिया, बता दिया टेराकोटा के बारे में। सो टेराकोटा फिगर्स की जहां तक बात है, वी गेट मेनी फिगर्स मेड अप ऑफ फायर बेक्ड अर्दन क्ले। तो फायर बेक्ड अर्दन क्ले इज व्हाट यू कॉल एज टेराकोटा, ठीक है। अर्दन क्ले इज नॉर्मल मिट्टी, लेकिन फायर बेक्ड मिट्टी, मिट्टी को करके सुखा के पका के, दैट बिकम्स टेराकोटा। तो इसका यूज टॉयज, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के लिए किया गया। बहुत सारी चीजें देखिए ना, ये सब जो आप देख रहे हो, दीज आर ऑल टेराकोटा फिगर्स। आप देखो यहाँ सब कुछ बनाया इन्होंने, बर्ड, डॉग, शीप, कैटल, मंकी, मैन, वुमेन, सब कुछ इन्होंने बनाया है टेराकोटा से, ठीक है। The seals and the images, they were manufactured with great skill, but terracotta pieces represent unsophisticated artistic form. तो क्लियरली जो इन्होंने सील्स बनाई है, इमेजेस बनाई हैं, उसमें तो इनकी आर्टिस्टिक मास्टरशिप दिखाई देती है, बट बाकी जो चीजें ये लोग ने बनाई ना, इट इज वेरी अनसोफिस्टिकेटेड। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू सेट इंडिकेट्स द गैप बिटवीन द क्लासेस। समझ में आ रहा है? ये टेराकोटा कौन यूज कर रहा था और प्रोबेबली सील और इमेजेस कौन यूज कर रहा था। ये जो दो अलग अलग आर्ट फॉर्म में इतना डिफरेंस है, ये समझाता है, दिखाता है कि भाई इनके यहाँ पे भी अपर क्लास लोअर क्लास जैसा सिस्टम रहा होगा। जो जो सील्स और इमेजेस थे, ये अपर क्लास के लोग ज्यादा यूज करते थे, और टेराकोटा फिगर्स को कॉमन मैन, द लोअर क्लास पीपल, आम आदमी ज्यादा यूज करते थे। हड़प्पन कल्चर इज पुअर इन व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्टिक वर्क्स डन ऑन द स्टोन। लाइक आई टोल्ड यू, इंस्क्रिप्शंस में ये अच्छे नहीं थे, एंड वी डू नॉट कम अक्रॉस एनी मैसिव वर्क ऑफ द आर्ट इन स्टोन एज वी फाइंड इन द केसेस ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। यहां तक का पॉइंट क्या आप सबको क्लियर है? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार। क्लियर?
अब यहाँ पे ना नाउ वी हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, एंड दैट इज अबाउट द ओरिजिन, मैच्योरिटी एंड एंड ऑफ हड़प्पन्स। अब ये जो टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद द ओरिजिन, द एंड एंड मैच्योरिटी ऑफ द हड़प्पन्स। तो ये लोग ने कैसे किया, क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम में क्या है हमारे सामने, इसको आइए जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसको जरा देखते हैं यहाँ पे। सो अगर इसमें हम लिखें, अगर नोट्स पहले नोट्स बनाने तो पहले नोट्स बना लेते हैं। अगर नोट्स वाले स्टाइल से करना है आपको तो आपके लिए फिर रिवीजन में इजी हो जाएगा। तो पहले जरा नोट्स के हिसाब से लिखिए। टॉपिक है द ओरिजिन, मैच्योरिटी एंड एंड। द ओरिजिन, मैच्योरिटी and the end of the Indus Valley civilization. जो जहां तक बात है ओरिजिन की, तो ओरिजिन तो हम मानते हैं भाई प्रोबेबली शायद ये इवन बिफोर 2550, शायद 2550 से पहले का जो समय था, 2550 बीसी से पहले का समय, वहां से कहीं से ओरिजिन हुआ। क्योंकि जिसको हमने मैच्योर हड़प्पन फेज माना है, जो मैच्योर इनका हड़प्पन कल्चर का सीन है, मैच्योर का मैंने बताया था ना, मैच्योर मतलब जहां पे अपने पीक पे हो सिविलाइजेशन। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर मींस एट इट्स पीक, वो टाइम फ्रेम हम मानते हैं बिटवीन 2550 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक। ये जो पूरा टाइम फ्रेम है, इसे मैच्योर हड़प्पन फेज कहा जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद हुआ ये कि बाय 19th सेंचुरी, 1900 बीसी तक आते आते, इस 19th सेंचुरी तक आते आते हड़प्पा मोहनजोदारो डिसअपियर्ड। हड़प्पा एंड जो इनके दो सबसे बड़े शहर थे, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों शहर गायब हो गए। दे एक्चुअली डिसअपियर्ड बाय 19th सेंचुरी। अब ये क्यों डिसअपियर हुए? हड़प्पन कल्चर हालांकि बाकी जगह पे बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फेड हुआ है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो में तो एक्चुअली ये कल्चर डिसअपियर हुआ। डिसअपियर इन द सेंस बहुत ही रैपिड डिक्लाइन यहां देखा गया। इन दो जगह पे तो बहुत रैपिड डिक्लाइन हुआ। बाकी स्टार मार्क के साथ लिख लो। बाकी एट अदर प्लेसेस और अदर साइट्स, इफ यू सी, हड़प्पन कल्चर फेडेड ग्रेजुअली। द हड़प्पन कल्चर, इट फेडेड वेरी ग्रेजुअली। तो वहां पे ज्यादा एकदम से फेड नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे स्पेशली द एरियाज ऑफ गुजरात में, राजस्थान में, फिर आपका हरियाणा में, यहाँ पे कुछ टाइम तक और चला, धीरे धीरे करके चला, और इसको फिर हमने लेट हड़प्पा स्टेज बोला। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर आपका इवन यूपी, यहाँ पे तो एक कल्चर आई थिंक 1400 तक भी चला है। 1400 बीसी तक भी ये कल्चर आपको चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखो, थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, हड़प्पन क्यों खत्म हुए, कैसे कल्चर खत्म हुआ, थ्योरीज तो दुनिया भर की, दुनिया जहान की थ्योरीज हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने को क्या याद रखना है कि एक तो अभी तक एज ऑफ नाउ देयर इज नो एविडेंस ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बाहर से किसी ने आके कुछ किया, क्योंकि आउटसाइड इन्फ्लुएंस का तो कोई ऐसा एविडेंस मिलता नहीं कि बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, ये एरिया को सब लोगों को मार दिया टाइप्स। ऐसा कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस का तो एज ऑफ नाउ कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर है, प्रोबेबली जो सबसे कॉमन मोस्ट एग्जांपल रहा है बिहाइंड देयर डिक्लाइन। सो मोस्ट लाइकली जो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ द आईवीसी, उसका एक मेजर रीजन हो सकता है चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। इट वाज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न।
क्लाइमेट चेंज तो पहले भी होता रहा है, तो पहले भी एक बार रेनफॉल पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है ना। ये रेनफॉल पैटर्न के एविडेंसेस क्या कहते हैं, हमें ये पता चलता है कि रेनफॉल इनिशियली इट फर्स्ट इंक्रीज रैपिडली, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आने लगी, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से पीपल फेस प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, बहुत ही फ्रीक्वेंट फ्लड्स यहां पे आई। एंड देन लेटर क्या हुआ, अचानक से रेनफॉल डिक्लाइन, उसके बाद अचानक से आप देखते हो कि रेनफॉल जो है एकदम से कम होनी शुरू हो गई, रेनफॉल डिक्लाइंड ऑल्सो रैपिडली, देन पीपल हैड द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉट्स। तो अचानक से इनिशियली बहुत फ्लड्स में नुकसान किया, फिर अचानक से ड्रॉट वगैरह आए। तो इस वजह इसका जो सबसे बुरा, जो वर्स्ट इंपैक्ट इस चीज का आया, वो वर्स्ट इंपैक्ट हमको एग्रीकल्चर पे आता दिखा। हड़प्पन्स का जो एग्रीकल्चर था दैट अफेक्टेड वेरी मेजरली विद दिस, और एग्रीकल्चर पे भी प्लस इनके लाइफ स्टॉक पे भी। तो एनिमल्स और क्रॉप्स दोनों पे असर आया प्रोबेबली। और भी हमें कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं इनके डिक्लाइन के पीछे। एक तो ये रेनफॉल पैटर्न का केस हो गया, रेनफॉल पैटर्न चेंज के अलावा वी ऑल्सो सॉ दैट देयर वाज डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। तो बहुत साल एग्रीकल्चर ये लोग किया, तो सॉइल फर्टिलिटी के डिक्लाइन के भी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी भी यहाँ पे डिक्लाइन हुई है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण है ड्यू टू इंक्रीज सैलिनिटी, ड्यू टू इंक्रीज्ड सैलिनिटी इन द सॉइल। सॉइल में सैलिनिटी बढ़ने की वजह से, ऐसा जिसको सैलिनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, तो वो यहाँ पे हुआ है। सॉइल इनकी खराब हो गई, इनफर्टाइल हो गई, ठीक है ना। और उसके उसके पीछे भी रीजन ये है बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडिंग डेजर्ट, बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडिंग डेजर्ट, नियर बाय डेजर्ट। तो हमारा इनका जो नियर बाय डेजर्ट एरिया था, हमारा जो थार डेजर्ट था, तो उस टाइम पे डेजर्ट भी एक्सपैंड हो रहा था। तो डेजर्टिफिकेशन आप कह सकते हो इस चीज को, है ना। तो इंडिया में उस टाइम पे डेजर्टिफिकेशन हुआ। जब ये रेनफॉल पैटर्न चेंज होते हैं तो जाहिर तौर पे यू हैव प्रॉब्लम्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है वो अच्छा खासा एरिया, फर्टाइल एरिया भी डेजर्ट लाइक बन जाता है ड्यू टू चेंज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड अदर थिंग्स। तो ये सब चीजें वहां पे हुई, फर्टिलिटी पे असर हुआ, तो जाहिर तौर पे अगेन एग्रीकल्चर पे और इन सब पे तो असर होना ही था। कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है इनके डिक्लाइन के पीछे एक कारण शायद ये रहा, एक टेक्टोनिक रीजंस भी रहे होंगे। तो कुछ लोग का मानना है कि हाँ, उस टाइम पे कुछ टेक्टोनिक चेंजेस आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। टेक्टोनिक चेंजेस कैसे आए, बहुत सारी जगह पे हमने एविडेंसेस देखे हैं, प्रोबेबली कई जगह पे वी सॉ द अपराइजिंग और सबसिडेंस ऑफ द लैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो लैंड एरिया है, कई जगह पे वो सबसाइड हुआ, कई जगह पे अपलिफ्ट हुआ। तो अपलिफ्ट और सबसिडेंस हुआ, टेक्टोनिक चेंजेस आए, जिसकी वजह से भी यहाँ का कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ। अब ऑफ कोर्स अगर कोई भी टेक्टोनिक चेंजेस आते हैं तो बाय डिफॉल्ट अर्थक्वेक आए होंगे और बहुत सारी समस्या यहाँ पे रही होगी, ऐसा भी माना जाता है। इसकी वजह से हमने दो चीजें और देखी। अब ये जो टेक्टोनिक चेंजेस हैं, इनसे तो चलो हमने पढ़ लिया भाई, बहुत सारे अर्थक्वेक का प्रॉब्लम रहा, तो उन्होंने उस अर्थक्वेक ने अलग से चीजों को डैमेज किया। हम यहाँ पे एक और चीज भी देखते हैं एंड दैट इज, अब ये जो अच्छा एक चीज और, जब अर्थक्वेक आए, ये अर्थक्वेक ने पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट किया, ठीक है। तो अर्थक्वेक की वजह से जो बहुत सारे टेक्टोनिक चेंजेस हुए, इस टेक्टोनिक चेंजेस का असर पड़ा कोर्स ऑफ रिवर्स पे। जो नदियां थी, जो रिवर्स थी, दे ऑल्सो चेंज्ड देयर कोर्स, एंड दे चेंज देयर कोर्स, एंड स्पेशली इनकी जो मेन नदी इंडस, इवन इंडस इज बिलीव टू हैव चेंज्ड कोर्स मेनी टाइम्स, दैट फर्दर एडेड टू फ्लड्स। तो और ज्यादा उसकी वजह से फ्लड्स आई जब नदियों ने अपना रास्ता बदला, क्योंकि जब आज यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक चेंजेस करता है, तो उस अर्थक्वेक की वजह से कई बार नदियों का रास्ता बदल जाता है। तो शायद वो भी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। फिर हालांकि एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ, एक थ्योरी ये भी कहती है कि प्रोबेबली आईवीसी पीपल they were attacked by Aryans. IVC people, they were attacked by Aryans. Aryans कौन थे? जो वेस्ट एशिया से आए थे। तो आर्यंस जो थे, वेस्ट एशियन पीपल,
they were people from West Asia. They came to Indian subcontinent, they attacked Indus Valley people, और ये इनसे ज्यादा एडवांस थे, तो शायद आर्यंस ने इनको अटैक किया, इनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आर्यंस ने। और आर्यंस की एज ऑफ आर्यंस को हम पढ़ते हैं एज वैदिक एज, और ये माना जाता है भी आर्यंस का जो टाइम था दैट इज वैदिक एज। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, आर्यंस आए, लेकिन आर्यंस का आना इनकी बर्बादी का कारण नहीं था, ये पहले ही बर्बाद हो चुके थे, पहले ही खत्म हो चुके थे। आर्यंस चुपचाप आए, आकर के यहाँ रहना शुरू कर दिया। कुछ कहते हैं नहीं, आर्यंस आए, उन्होंने इन पर अटैक किया, उन्होंने इनको मारा, खत्म किया, और फिर यहाँ पे अपना रहना शुरू किया। तो देयर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज। हालांकि इस चीज के वी डू नॉट हैव मच एविडेंसेस, देयर आर नॉट मच एविडेंस, लेकिन हाँ ये भी एक थियरी है। तो वी हैव डिस्कस्ड द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द आईवीसी। अच्छा, जब ये इतना कुछ नेगेटिव हो रहा था, तो ऑब्वियसली एक बात भी सही है कि इंडस वैली के अंदर उस टाइम पे वी आल्सो सो देयर वाज अ डिक्लाइन, सो देयर वाज अ क्लियर डिक्लाइन इन द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में जब क्लियरली डिक्लाइन हुआ, वहां का सब कुछ, वो उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं रही, तो प्रोबेबली दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो इसका लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है वो क्या था? लास्ट नेल इन द कॉफिन ये हुआ कि जब ये शहर ही बर्बाद हो गए, सो प्रोबेबली जो मर्चेंट्स यहाँ पे रहते थे, द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स, इवन क्राफ्ट्समैन, दे ऑल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस। जब यहाँ पे अर्बनाइजेशन ही नहीं रहा, शहर ही खराब हो गए, शहर ही बर्बाद हो गए, तो ये सब जो मर्चेंट, ट्रेडर, क्राफ्टमैन थे, दे ऑल्सो माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस। तो इसकी वजह से ये खत्म हो गया, अर्बनाइजेशन वॉज ओवर। और हैरानी की बात बताइए, एक बात समझिएगा, हड़प्पन्स के बाद बहुत सालों तक, बहुत साल मतलब कई सेंचुरीज तक, इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन ही नहीं आई। आप समझेंगे, इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन आई ही नहीं कितने सालों तक। उसके बाद भारत में जितनी सिविलाइजेशन बनी, सब की सब रूरल ही बनती चली गई। ये अपने टाइम के सबसे एडवांस लोग थे, इनके बाद बहुत सेंचुरीज लग गई, इनके जैसे लोग दोबारा आए ही नहीं। तो अर्बनाइजेशन का अंत हुआ, हड़प्पन्स का अंत हुआ। हर चीज जो शुरू हुई है कभी ना कभी खत्म होगी, हम भी जो कभी ना कभी शुरू हुए, हम भी कभी ना कभी खत्म तो होंगे। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट मुझे बता दो यार एक बार, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर मुझे बताओ कि सर वी आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। हाँ जी, बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल शिखा, मैं वही कह रहा हूं। देखो अभी भी क्योंकि आ जाती हैं चीजें, लोग मानते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, वो सबसे वीकेस्ट थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो सबसे वीकेस्ट थ्योरी मानी जाती है। मगर क्या है ना, फिर भी क्योंकि इसके बारे में बातचीत है, जिक्र है, तो इसमें लिख लेते हैं, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, एक बार डिस्कशन इसमें जरूर करते हैं। बट ओवरऑल आपका जो है मैंने आपको बता दिया। एक बार बता दो मेरे भाई, जरा जल्दी से बता दो। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है, जो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है, एज यू कैन सी हियर, द ओरिजिन, मैच्योरिटी एंड एंड। तो इसको भी एक बार डिकोड कर लेते हैं, कोई एनसीईआरटी का पॉइंट ना मिस हो जाए हमारा, उसके लिए एक बार पॉइंट नोटिस कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, द ओरिजिन एंड मैच्योरिटी एंड एंड। हड़प्पन कल्चर एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 टू 1750 बीसी, लगभग ये इसका ओवरऑल टाइम फ्रेम माना जाता है। इसकी जो मैच्योर फेज है वो यहाँ पे तो अलग लिखा है, खैर इन्होंने लिखा है 2200 से 2000 बीसी, बट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस सीम टू हैव रिटेन्ड सम काइंड ऑफ टूल्स एंड लाइक दैट। तो ठीक है, जो ओवरऑल मैच्योर फेज हम मानते हैं, इट इज समवेयर 2550 से 1900 के बीच में। आप मेरे वाला टाइमलाइन लिखना चाहें तो आप याद कर सकते हैं उसको, 1950 से 1900 के बीच में मैच्योर फेज। The whole style of life appears to be uniform. We notice the same town planning, the same seals, the same terracotta work, the same long blades, but the view, stressing changeless, cannot be pushed too far. We do notice the changes in the pottery of Mohenjo-daro over a period of time.
1750 बीसी के आसपास द टू इंपॉर्टेंट सिटीज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दे एक्चुअली डिसअपियर्ड। हमने 1900 के आसपास बताया है, एनसीईआरटी कह रही है 1750, एनसीईआरटी के मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बट द हड़प्पन कल्चर्स एट अदर प्लेसेस दे फेडेड आउट वेरी ग्रेजुअली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 शहरों को छोड़ करके बाकी जगह पे ग्रेजुअल धीरे धीरे डिक्लाइन आया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में धीरे धीरे करके आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हालांकि ये बिल्कुल बात सही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन कल्चर। इसका एंड और ओरिजिन दोनों ही बताना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बहुत सारा प्री हड़प्पन सेटलमेंट हमें मिलता है बलूचिस्तान में, कालीबंगन में, लेकिन जो कनेक्शन है बिटवीन देम एंड द मैच्योर इज नॉट वेरी क्लियर। Though the Harappan culture may have evolved out of these indigenous settlements, तो थोड़ा बहुत आपके बलूचिस्तान में और कालीबंगन में, ये 2 नाम दिमाग में रखिएगा। तो बलूचिस्तान, कालीबंगन में शायद कहीं पे कोई प्री हड़प्पन फेज रहा होगा और शायद उसी से थोड़ा थोड़ा आगे इंप्रूवमेंट होते होते हमें एक मैच्योर हड़प्पन देखने को मिला, लेकिन इसके कोई बहुत क्लियर एविडेंसेस नहीं। नोर डू वी हैव एनी क्लियर प्रूफ ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑन दी हड़प्पन सिटीज। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस रही हो या फिर इन जगहों पे कोई बाहर से आके लोग रहे हो, ऐसे भी कोई एविडेंसेस हमको नहीं मिलते। हालांकि कांटेक्ट था इनका मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, मे हैव प्रोवाइडेड सम स्टिमुलस टू द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे इनके संबंध थे मेसोपोटामिया के साथ, तो सबसे क्लोज ट्रेड रहा है हड़प्पन्स और मेसोपोटामियंस और वेरी they were very much connected in lot many things। इनका सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने, हड़प्पन लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी हो मेसोपोटामियन के लोगों से, बट देयर कैन बी नो डाउट अबाउट द इंडियननेस ऑफ द हड़प्पन कल्चर। इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत रहा भी है, लेकिन ये बात आप सब जानते हैं और मानते हैं कि हड़प्पन कल्चर प्योरली, मतलब प्योरली इन द सेंस मेजरली इट वाज इंडियन। इसका अपना इंडिजीनियस नेचर था, इसका कोई ऐसा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ होगा लगता नहीं है। तो ये हमारे अपने देश में डेवलप हुआ कल्चर है, कोई बाहर से आके डेवलप नहीं किया, किसी ने बाहर से आके कुछ नहीं किया, ये हमारी खुद की अपनी की हुई जो है, हमने अपना खुद का एक काम यहाँ पे किया है। सर्टेन एलिमेंट्स डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉन्टेम्परेरी कल्चर्स इन वेस्टर्न एशिया। अब इनफैक्ट ये इतना ओरिजिनल था ये कल्चर, इसके तो कुछ एलिमेंट्स इतने गजब थे जो इसको सारी कॉन्टेम्परेरी कल्चर से अलग करते हैं। जिस तरह का टाउन प्लानिंग आपने देखा, ठीक है, चेस बोर्ड सिस्टम्स को ग्रिड सिस्टम हमने बोला, तो जिस तरह का ग्रिड सिस्टम हम लोग ने बनाया, स्ट्रीट, ड्रेनेज, पाइप, सेस पिट्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये बिल्कुल भी किसी और से मिलती नहीं। तो ये प्योरली इंडिजीनियस, इनकी अपनी सोच थी लोगों की जो इन्होंने किया। ऑन दी अदर हैंड मेसोपोटामियन सिटीज दे शो हैपहैज़र्ड ग्रोथ, तो वो बिल्कुल भी प्लान्ड ग्रोथ नहीं थी मेसोपोटामिया में। Rectangular houses with brick-lined bathrooms well together and wells together with the stairways are all found in Harappan cities. ऐसी town planning is not found in any of the cities of Western Asia. No other people in antiquity had built such excellent drainage system. हालांकि थोड़ा बहुत जो क्रीट की सभ्यता थी, क्रीट के लोग थे, वहां थोड़ा बहुत ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था, उस स्किल के साथ नहीं था जिस स्किल के साथ हड़प्पन्स ने बनाया। और जिस तरह से हड़प्पन्स ने बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया था, वो और किसी भी सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कहीं से आया है, लेकिन इसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। ऐसा कल्चर, बड़ा प्योर ओरिजिनल कल्चर, अपने आप में यूनिक बात है। ठीक है, इनकी आप पोट्री आपने देख ली, इनकी सील्स आपने देख ली, दिस इज रियली अमेजिंग। इन सब के अलावा दे इन्वेंटेड देयर ओन टिपिकल स्क्रिप्ट, जिसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। आपने पढ़ा ना, इनकी स्क्रिप्ट भी किसी से मिलती नहीं है। स्क्रिप्ट वाज आल्सो प्योरली इंडिजिनस। हड़प्पन कल्चर हालांकि ब्रॉन्ज एज कल्चर था, बट दे यूज ब्रॉन्ज ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल, लार्जली कंटिन्यू टू यूज द स्टोन इंप्लीमेंट। तो ये वाला पॉइंट भी आपके एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, हड़प्पन कल्चर ब्रॉन्ज एज था, ब्रॉन्ज का यूज किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ब्रॉन्ज का अंधाधुन यूज किया है। ब्रॉन्ज से ज्यादा स्टोन का भी यूज ये लोग ने किया है। स्टोन इनके लिए फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। फाइनली, नो कंटेम्परेरी कल्चर स्प्रेड ओवर एज वाइड एज हड़प्पन। तो ऑब्वियसली इनका जो एरिया था वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इतना एरिया भी किसी और का हुआ नहीं। जो स्ट्रक्चर्स थे हड़प्पन्स के, वो 5-5 किलोमीटर लंबे चौड़े स्ट्रक्चर्स थे। दे वर द लार्जेस्ट ऑफ देयर टाइप्स इन द ब्रॉन्ज एज। और किसी भी अर्बन सिस्टम में इतने बड़े इमेजेस, इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं बने।
नो अर्बन कॉम्प्लेक्स ऑफ हड़प्पन मैग्नीट्यूड हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार। इसलिए दुनिया भर के इतिहास में सबसे खास रहा है ये हमारा हड़प्पन कल्चर। Now comes another important point. While ancient cultures of Mesopotamia, they continue to exist even after 1750। हालांकि अगर आप देखोगे 1750 के बाद भी मेसोपोटामिया का कल्चर कंटिन्यू रहा, उसमें डिक्लाइन नहीं आया, लेकिन हड़प्पन कल्चर अनफॉर्चुनेटली डिसअपियर हो गया। और हैरानी की बात कि इतना एडवांस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा कल्चर कैसे डिसअपियर हो गया। इसके बहुत सारे कॉजेज सजेस्ट किए जाते हैं। कुछ लोग, जैसे आपको मैंने बताया कि डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ द सॉइल प्रोबेबली एक बड़ा कारण रहा था। जिस तरह से डेजर्ट्स एक्सपैंड हो रही थी, उस वजह से एक बड़ा कारण। दूसरा मैंने आपको बताया सडन सब्सिडेंस अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। तो जो टेक्टोनिक चेंजेस आए, जो भी आपने यहाँ पे टेक्टोनिक चेंजेस आते देखे, उनकी वजह से फ्लड्स का आना, अर्थक्वेक का आना, वो सब प्रॉब्लम रहा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं हड़प्पन डिस्ट्रॉयड बाय आर्यन, बट दिस इज वेरी वीक आर्ग्यूमेंट एंड वीक थियरी। जो लेटर फेजेस थे हड़प्पन कल्चर के, उनके अंदर भी कुछ एक्सोटिक टूल्स, पॉटरी इंडिकेट करती हैं द स्लो परकोलेशन ऑफ न्यू पीपल इन द इंडस बेसिन। हालांकि जो बाद में कल्चर बच गए, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी का जो कल्चर बच गया था लास्ट में हड़प्पा और मोहनजोदारो के बाद वाला, लेटर फेजेस में हमें डेफिनेटली टूल्स और पोट्री को स्टडी करके समझ में आता है कि ये जो मैच्योर हड़प्पन्स के टूल और पोट्री थी, उससे अलग होने लगे थे। मतलब क्लियरली लेटर फेज में कोई तो लोग थे, कुछ तो नए लोग थे जो इंडस बेसिन में आके बसे थे। अब वो कौन थे? आर्यंस थे। आर्यंस ने डिस्ट्रॉय करके बसा, वो क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर है, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें, द फ्यू साइंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इवन वायलेंस अपीयर्ड इन द लेट फेज ऑफ मोहनजोदारो। हमें बहुत सारे जगह पे मोहनजोदारो के अंदर, इसका नाम ही माउंट ऑफ द डेड है, मोहनजोदारो के आखिरी डिसअपियर होने से पहले एविडेंसेस मिलते हैं। यहां पे शायद लड़ाइयां हुई होंगी, कुछ वायलेंस हुआ था, क्योंकि जिस तरह से ज्वेलरी वर बरीड एट प्लेसेस, स्कल्स वर हर्डल्ड टुगेदर एट वन प्लेस, ये सब दिखाता है। अलग अलग टाइप के एक्सेस, डैगर्स, नाइफ, अलग अलग वेपन्स, ये सब दिखाता है कि प्रोबेबली यहाँ पे सब कुछ खत्म होने से पहले शायद कोई भयंकर लड़ाई हुई होगी। और ये लड़ाई इशारा करती है आर्यंस के द्वारा किया गया अटैक। Although basically they seem to be Indian, they may betray some foreign influences. Traces of the new people appear in cemetery belonging to the late phase of Hadappans, where new kinds of pottery occur in the latest levels. ये जो नए टाइप की पोट्री यहाँ पे आई, in some Hadappan sites in Baluchistan at several places, पंजाब, हरियाणा, पेंटेड ग्रे वेयर हमें देखने को मिली। और ये जनरली वैदिक लोगों के साथ एसोसिएटेड होती है। ये वैदिक लोग कौन थे? वैदिक पीपल वर आर्यंस। तो बाद के लेट फेजेस में जो नॉर्मल हड़प्पन पोट्री थी, उसके अलावा एक नई पोट्री भी देखने को मिली उस टाइम पे, जो पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री थी, वो वैदिक लोगों की थी। और ये इशारा करती कि आर्यंस ने लेट हड़प्पन फेज में अपना इन्फ्लुएंस ला दिया था, राइट। ऑल दिस कैन बी attributed to the barbarian horse riding people। और ये सब इशारा, ये आर्यंस को क्या कहा गया? बारबेरियन हॉर्स राइडिंग पीपल। देखो, आपने अभी तक एक चीज देखी, मैंने आपको पहले बताया था, हड़प्पन्स वर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दी हॉर्सेस। हड़प्पन कल्चर में आपने देखा ना, देयर इज नॉट मच हॉर्स यूज। तो हॉर्स कल्चर तो था नहीं बिल्कुल भी। तो घोड़े भारत में कौन लेकर के आया था? कौन थे वो हॉर्स राइडिंग पीपल? दे अगेन पुट अ पॉइंट एट आर्यन पीपल। ये जो वेस्ट एशियन लोग थे, ये घोड़े पे सवार भारत में आए थे, और आर्यंस के बाद से ही भारत में घोड़े का जो कल्चर है चलता है। और प्रोबेबली ये लोग ईरान से आए थे। ईरानियंस जो है, ईरानियंस थे, तो ईरान से लोग आए थे। बट न्यू पीपल डिड नॉट कम मच इन सच नंबर कि कंप्लीटली हड़प्पन सिटीज को ही खत्म कर दे। इतने ज्यादा नंबर में भी कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। Rivers in which Harappan culture once flourished have no evidences of any mass scale confrontation। तो ऐसा भी नहीं लगता जैसे, भाई ऑब्वियसली जितनी भी जो यहाँ पे ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है कि कोई मास लेवल पे लड़ाई हुई है हड़प्पन आर्यंस की। कुछ कुछ मिक्स्ड एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू आर गेटिंग दिस होल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर।
बता दीजिए, यहां तक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर आपको समझ में आया? अभी एक पॉइंट और लिखवाना बाकी है, अभी भागना मत, रुको। अभी एक पॉइंट और लिखवाना बाकी। यहां तक का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बता दो मुझे फटाफट से। बोलिए। क्लियर? ऑल क्लियर? ओके, ग्रेट। अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अब एक बार क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कीजिए। जितना भी आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा है, क्या ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इनके आंसर्स कर पा रहे हैं? हाउ वर द हड़प्पन सिटीज प्लान्ड? आंसर कर सकते हैं इनकी सिटी प्लानिंग के बारे में? वही सब चीज, ग्रीनरीज किधर, सिटाडल किधर, है ना, और प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम, रोड्स का पैटर्न, वो सब बता पाएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी सिटीज प्लान की थी? घरों के पास वेल्स थे, वो सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द हड़प्पन पीपल। हड़प्पन लोगों का जो मोस्टली लाइवलीहुड था, इट वाज एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, but at the same time people were craftsmen also. We have seen the blacksmith, we have seen the goldsmith, ये सब लोग भी रहे होंगे। What about the craft and technology of the हड़प्पन people? लिख सकते हैं? इनकी क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन किया जा सकता है बॉस? इनकी क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में आप बता सकते हैं सब कुछ, कॉटन, टेक्सटाइल, ब्रॉन्ज के टूल्स, ये सब आप बता सकते हैं, राइट? तो देवर एक्सपर्ट, टेराकोटा में एक्सपर्ट, सील मेकिंग में एक्सपर्ट, बोट मेकिंग में एक्सपर्ट, पोट्री में एक्सपर्ट। यस, दिस वाज ऑल अबाउट द क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। एंड व्हाई इज देयर कल्चर कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज कल्चर? हालांकि इसमें आप इसमें मेंशन कर देना कि ब्रॉन्ज एज कल्चर कहा गया बिकॉज यहाँ पे देवर यूजिंग ब्रॉन्ज, बट वहां पे एक जगह मेंशन जरूर कर देना, but that does not mean कि they were using only bronze. They were still using stone with a lot of in large number they were using stone also. What about the religious practice of the Hadappans? Can be easily done. Religious practice we have learnt. Give an account of the Hadappan pottery and terracottas. अरे उछल उछल के भाग भाग के करेंगे। हड़प्पन की पोट्री देखिए ना, वो भी पढ़ा कि लोग ट्रीज, रेक्टेंगल ट्रीज बनाते थे, सर्कल्स बनाते थे, आदमियों के फोटो भी बनाते थे। तो पेंटेड वाली पोट्री किया, पॉटर व्हील का इस्तेमाल किया। टेराकोटा जो आपकी फायर बेक्ड अर्दन क्ले है, उससे क्या बनते थे, कौन लोग बनाते थे, वो सब यहाँ लिख दीजिएगा। और आखिरी जो क्वेश्चन है, द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। हो जाएगा? अब लास्ट में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, मैं आपको लास्ट में एक चीज और नोट करवाता हूं। मैंने जो चैप्टर जहां से प्रिपेयर किया उसमें एक और टॉपिक इसमें है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। डालिए जरा हेडिंग, हैशटैग पोस्ट अर्बन फेज, पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, पोस्ट अर्बन फेज ऑफ द हड़प्पन कल्चर। पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर में क्या हुआ? हड़प्पन तो चले गए, अब हड़प्पन के बाद का जो जो लेटर हड़प्पन एज रहा, जो आखिरी का जो अर्बन अर्बन फेज रहा, उसमें क्या कुछ हुआ? पहली चीज हमको क्या देखने को मिलती है? वी सॉ देयर इज अ शार्प
स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी, शार्प स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी, पहली चीज। दूसरी, ये पोस्ट अर्बन फेज, पहली बात तो कहाँ का कौन सा टाइम है, किस टाइम के को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पोस्ट अर्बन फेज है ये 1900 से करीब करीब 1200 बीसी तक चला, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये टाइम पीरियड था 1900 से 1200 बीसी के बीच का। और इस टाइम को पोस्ट अर्बन फेज इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सब इंडस कल्चर, इसको सब इंडस कल्चर भी कहते हैं, सब इंडस कल्चर भी इसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको सब इंडस को कुछ लोग बोलते हैं लेट हड़प्पा, ऑल्सो कॉल्ड द लेट हड़प्पा कल्चर। तो ये एक ही बात है, लेट हड़प्पा कल्चर बोलो, सब इंडस कल्चर बोलो, पोस्ट अर्बन फेज बोलो, ये ऑल्टरनेटिव नाम मैं क्यों बता रहा हूं, यूपीएससी किसी नाम से भी पूछे मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। अब ये जो टाइम पीरियड था पोस्ट अर्बन फेज जो थी हड़प्पन्स की, यानी कि लेट हड़प्पन्स जो थे, दे वर प्राइमरीली कैलकोलिथिक पीपल, दे वर प्राइमरीली कैलकोलिथिक, इसके बाद वो कैलकोलिथिक आया, दे वर प्राइमरी कैलकोलिथिक पीपल। और इनके यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा देवर हैविंग रूरल कल्चर, अर्बन तो थे नहीं ये लोग, ये इनका रूरल कल्चर था, रूरल इन्होंने अर्बन जो रूरल सिविलाइजेशन, इन्होंने रूरल कम्युनिटीज डेवलप की थी, ठीक है जी। इस तरह का जो कल्चर था, सो दिस टाइप ऑफ कल्चर was present in Swat Valley also. It was present in the Swat Valley. ये Swat Valley जो है we have in Swat Valley is in West Asia. तो Swat Valley के अंदर भी इस तरह का कल्चर था जैसा इनके यहाँ पे था। एग्जैक्टली आपको बता दूं लोकेशन, so Swat Valley is located in तो ये पाकिस्तान में पड़ती है स्वाट वैली, एंड प्रॉपर जो पख्तूनवा पाकिस्तान है वहां पे आपको मिलेगी, और बहुत ही अपनी नेचुरल ब्यूटी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए है। तो इसी टाइप का जो कल्चर है ये स्वाट वैली पाकिस्तान में भी हमें डेवलप होता नजर आया, इस फेज का कल्चर। इसमें क्या कुछ हो रहा था इस पूरे फेज में, ये कल्चर किस टाइप का कल्चर था, यहाँ पे वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हुआ, कैटल ब्रीडिंग बहुत कॉमन हो गई इस पूरे फेज में, आते आते कैटल ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर सबसे कॉमन चीज थी। एक और चीज हमें यहाँ देखने को मिली, दैट वाज अ न्यू टाइप ऑफ पोट्री, आपने जो कैलकोलिथिक में पढ़ा ना, दैट वाज ब्लैक ऑन रेड पोट्री। तो ब्लैक ऑन रेड पोट्री, एक नई पोट्री भी हड़प्पन्स के बाद शुरू हुई, दैट वाज द पोस्ट हड़प्पन लेटर हड़प्पन फेज। तो ये कल्चर यहाँ डेवलप हो रहा था जो आपने देखा। इनफैक्ट स्वॉट वैली के बारे में एक चीज आप यहां नोट कर लीजिएगा, स्वॉट वैली को कहा गया है नॉर्दर्न मोस्ट आउटपोस्ट ऑफ लेट हड़प्पन कल्चर। स्वॉट वैली वाज कंसिडर्ड एज द नॉर्दर्न मोस्ट आउटपोस्ट ऑफ द लेट हड़प्पन कल्चर। सबसे आखिरी, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यही था, इसके बाद खत्म। इसमें जो मेजर साइट्स डेवलप होंगी पोस्ट अर्बन फेज में, लेट हड़प्पन की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको याद रखनी है, वो साइट्स आपको लिखवा देता हूं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स यहां डेवलप हुई, एक हुई मांडा, मांडा वी हैव इन जम्मू,
ये कल्चर जहां डेवलप हुआ, हमको किस कल्चर की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द लेट हड़प्पन्स। तो लेट हड़प्पन कल्चर की जो साइट्स हैं, सो वी हैव मांडा इन जम्मू, वी हैव चंडीगढ़ वाला जो एरिया है वो, वी हैव द संघोल इन पंजाब, वी हैव दौलतपुर, वी हैव मिठाल, ये दोनों की दोनों साइट्स आर फ्रॉम हरियाणा, वी हैव आलमगीरपुर, and we have the Hulas. Now these two sites are from UP. तो लेट हड़प्पन कल्चर की जो मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो ये हैं। तो जम्मू में आप देखते हैं, चंडीगढ़ में आप देखते हैं संघोल, दौलतपुर, मिठाल, आलमगीर और हुलास, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इनके कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी चेंजेस आए। लेट हड़प्पन फेजेस में कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी चेंजेस आए, जैसे कि इन्होंने दे स्टार्टेड ग्रोइंग, दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग रागी। दीज पीपल स्टार्टेड रागी, जिसको हम फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं। इससे पहले इट वॉज नॉट नोन टू एनी हड़प्पन कल्चर। कहीं पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा ना। तो दे ओनली स्टार्टेड, लेट हड़प्पन पीपल स्टार्टेड कल्टिवेटिंग रागी। रागी वॉज नॉट नोन टू मेच्योर हड़प्पन पीपल। उस टाइम पे किसी भी हड़प्पन साइट्स पे रागी के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेट हड़प्पन कल्चर में एक और खास चीज हुई, जो भी इनकी पोर्ट्री वगैरह थी या कहीं पे कोई भी इमेजेस थे ना, ऑलमोस्ट ऑल लेट हड़प्पा साइट्स, almost all late Harappan sites, they lack the human figurines. इन्होंने अपनी किसी भी पेंटिंग में या पोट्री पे, ये लोग कोई भी पेंटिंग बनाई या पोट्री बनाई, उस पे ना ये लोग ह्यूमन फिगरिन्स का यूज नहीं कर रहे थे। आपको याद है हड़प्पन्स में हमने बोला था दे ऑल्सो यूज टू पेंट मेन ऑन द पोट्री, बट ये लोग ह्यूमन फिगरिन्स को नहीं यूज कर रहे थे। इनकी जो भी पेंटिंग थी, जो भी पोट्री थी, उसमें जो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन, जो नॉर्मल डिजाइन होते हैं ना, बेसिक डिजाइंस, वेरी बेसिक डिजाइंस ऑन दी पोट्री वी हैव सीन। ऐसे सिंपल ऐसे ट्राइंगल बना दिए, ऐसे गोल गोल बना दिए, समथिंग लाइक दैट, नॉट एनी। तो आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो दे वर नॉट दैट एडवांस। हड़प्पन्स वर मच एडवांस इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, तो इनका डिजाइनिंग उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है। एक और बड़ा बदलाव हुआ पोस्ट हड़प्पन फेज में। ड्यूरिंग दिस फेज वी ऑल्सो सॉ द एंड ऑफ इंडस ट्रेड। देयर वाज एंड ऑफ इंडस ट्रेड विद वेस्ट एशिया। जो एक टाइम पे वेस्ट एशिया के साथ में बहुत सारा ये लोग व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ में, वो ट्रेड भी अब खत्म हो गया था इस फेज तक आते आते। तो इन द पोस्ट अर्बन, जो पोस्ट अर्बन फेज है, तो इस पोस्ट अर्बन फेज में वो व्यापार भी खत्म हो गया। व्यापार खत्म होना था ना, क्योंकि ये जो फेज अब डेवलप हो रही है, इसमें वो क्राफ्ट्समैन है ही नहीं, वो आर्टिस्ट है ही नहीं, वो मर्चेंट्स है ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये लॉजिक समझो। बिकॉज अब जो कल्चर आप डेवलप कर रहे हो पोस्ट अर्बन फेज, इट वाज मोस्टली रूरल। ये रूरल है। इसमें जो ये लोग बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, ये ट्रेडर्स नहीं है, ये मर्चेंट्स नहीं है, ये एक्सपोर्टर्स नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके वेस्ट एशिया के साथ में हमारा ट्रेड भी खत्म होता नजर आएगा। ठीक है बॉस। तो ये सब चीजें आपको जो है हमने बता दी। बाकी वो आपको मैंने बता ही दिया था कि इसी फेज में, इसी पोस्ट अर्बन फेज तक आते आते वी सॉ सम लॉट ऑफ साइंस ऑफ वायलेंस, है ना, वायलेंस, वॉर, बैटल, इनके एविडेंसेस तो आपने देख ही लिए, वो सब मिलते ही हमको।
और न्यू काइंड ऑफ पोट्री आपको मैंने बता दिया। इस टाइम पे वी ऑल्सो सॉ अ न्यू काइंड ऑफ पोट्री, और वो पोट्री का नाम क्या बताया था मैंने आपको? ब्लैक ग्रे वेयर, या सिंपल ग्रे वेयर लिख लो यहाँ पे। जो नई पोट्री आपकी आई दैट वाज द ग्रे वेयर पोट्री। और ये जो ग्रे वेयर पोट्री आई, और दोनों टाइप की आई, एक सिंपल ग्रे वेयर थी अनपॉलिश्ड अनपेंटेड, एक आपकी पेंटेड वाली भी थी, एक पेंटेड ग्रे वेयर भी है। तो ये दोनों टाइप की जो पोट्री आपको मिली, ये इससे पहले नहीं थी। ये स्टार्ट होती है इस पोस्ट हड़प्पन फेज में, और सबसे ज्यादा जो ग्रे वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर के जो सबसे ज्यादा अपने को मिलते हैं एविडेंसेस, वो हरियाणा पंजाब में मिलते हैं। तो हरियाणा पंजाब में ये स्पेशल टाइप की ग्रे वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर स्टार्ट हुई। और ये किन्होंने यूज किया? ये दोनों की दोनों पोट्री, वी बिलीव दैट दिस वाज एसोसिएटेड विद वैदिक पीपल, इट वाज एसोसिएटेड विद द वैदिक पीपल। ठीक है बॉस, चलो भाई, अब इसके साथ आपका चैप्टर हो गया खत्म। आपका चैप्टर नंबर 5 होता है खत्म। आपका चैप्टर नंबर 6 जो होगा, देयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एडवेंट ऑफ आर्यंस। हमारे अगले चैप्टर नंबर 6 में हम आर्यंस के बारे में बात करेंगे। इनका होम कहाँ था, इनकी आइडेंटिटी कहाँ थी, कहाँ से ये लोग आए, आर्यंस कौन थे, इनके यहाँ पे क्या, किस तरह का इनके यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इनकी मटेरियल लाइफ कैसी थी, इनका ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कैसा था, क्या हुआ, कैसे सोशल डिविजन्स था। तो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 6। ये भी अच्छा बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 6 द एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो तैयार रहिएगा, बहुत कुछ है अपने पास डिस्कस करने के लिए। अगले 2 दिन में, कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेंगे अगला चैप्टर अपने को करने के लिए। अब मुझे बताओ, आज की क्लास हो गई खत्म, आज लंबी क्लास रही, बहुत कुछ हमने पढ़ाया। प्लीज टेल मी इफ यू गाइज आर क्लियर व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हिस्ट्री की क्लास कैसी रही, जल्दी से बता दो। आज आपका डीएनए हुआ नहीं है, डेली न्यूज एनालिसिस अभी करना बाकी है, तो डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे आपके लिए। लेकिन आज का जो डीएनए है वो रात को करेंगे, शाम को रात को ही होगी क्लास, सुबह तो मुश्किल है, बीच में टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी से बोलो भाई, क्लियरली फटाफट बताइए। आर वी कंफर्टेबल, आर वी क्लियर विद व्हाट वी हैव लर्नड? आज इकोनॉमी क्लास नहीं है, इकोनॉमी का टाइम बचा नहीं, तो इकोनॉमी क्लास नहीं होगी। 3 बजे यू हैव योर ज्योग्राफी क्लास, ठीक है? So today we are going to have a geography class. Geography class will be at 3 PM. वही आपका जो नॉर्मल टाइम है 3 बजे का। 3 बजे अपन लोग ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, इकोनॉमी का आज नहीं टाइम मिलेगा। 8:30 बजे वही आपकी करंट अफेयर की क्लास, और आज 10 बजे जो है न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है? मैं लेट उठा यार, लेट उठने में से गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कल मैं थक बहुत ज्यादा गया था। मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत थक गया था कल। तो लिटरली इतना एग्जॉस्टेड फील हो गया था कि यार 5-6 क्लासेस बहुत हो जाती हैं दिन में, और बिल्कुल बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। चलिए, एनीवेज, सो आई एम हैप्पी यू लाइक द सेशन। सी यू टुमारो फॉर हिस्ट्री एंड 3 PM ज्योग्राफी क्लास। प्लीज ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना आज के क्लासेस के टाइमिंग। इकोनॉमी क्लास नहीं है, 3 बजे ज्योग्राफी, 8:30 बजे करंट अफेयर, और 10 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस। काइंडली एक बच्चा मैसेज डाल देना ग्रुप में, कोई भी जिम्मेदार बच्चा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट 3।